सो हमें प्रूव करना है कि COP ऑफ कैरनॉट रेफ्रिजरेटर, है ना। देखिए एक टर्म लिखा हुआ है कैरनॉट रेफ्रिजरेटर, या इसके जगह पे ऐसा लिखा हो सकता है कि रिवर्स कैरनॉट इंजन, है ना। तो दोनों का मीनिंग एक है। और रिवर्स कैरनॉट इंजन में भाई दो हो सकते हैं, या हीट पंप होगा या तो रेफ्रिजरेटर। तो रिवर्स कैरनॉट इंजन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि या तो रेफ्रिजरेटर या तो हीट पंप। तो यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो हमें रेफ्रिजरेटर का क्या निकालना है, COP, ठीक है। इस नाते इसको लिख दिया है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या इसको EPR भी बोलते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। R मतलब है रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। और उसके बाद पहले रेफ्रिजरेटर का निकालना है, प्रूव करना है कि ये रेफ्रिजरेटर का होता है। उसके बाद प्रूव करना है कि कैरनॉट हीट पंप की COP क्या होती है, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि एक्चुअली रेफ्रिजरेटर वर्क कैसे करता है, कैरनॉट रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है। देखिए सपोज करिए हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ऐसे ये हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर इसको हम कर देते हैं इंसुलेट। ये देखिए ये इंसुलेशन कर दिया, मतलब इस तरफ से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होने वाला है, ठीक है। इधर से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होने वाला है। और यहां पर हमारा है पिस्टन, ठीक है। ये वाला हमारा पिस्टन है, ये वाला हमारा क्या है, सिलेंडर। दिस इज सिलेंडर, ठीक है। इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। ये गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि वर्किंग सब्सटेंस क्या है, आइडियल गैस। अभी हमें अज्यूम करके चल रहे हैं। क्या और भी सब्सटेंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, और भी सब्सटेंस हो सकता है। ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जिनका फेज चेंज होता है, जैसे हम लोग इसमें कोई रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं, कोई इवन वाटर यूज कर सकते हैं एज अ वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। लेकिन अभी हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव अभी क्या है कि जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या है, आइडियल गैस। इसमें जो भरा हुआ है वर्किंग फ्लूइड ये है क्या, ये है भाई आइडियल गैस, ठीक है। अब आइडियल गैस का आप ले सकते हो एटमॉस्फेरिक एयर एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप क्या ले सकते हैं, आइडियल गैस, एटमॉस्फेरिक एयर। एयर हमने यहां पर रख लिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप दो तरह के, देखिए यहां पर एक बार आपको हीट ट्रांसफर करना है तो एक इस तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको यहां पे टच करवाना है, ठीक है, जिससे कि हीट ट्रांसफर हो। और एक ये है कि सपोज करिए, ठीक है, ये किसके लिए है, नो हीट ट्रांसफर, है ना। दिस इज नो हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो जब हम लोग को हीट ट्रांसफर नहीं करना होगा तो हम इस वाले प्लेट को यहां पे रखेंगे, क्योंकि बाकी जगह से तो कोई हीट ट्रांसफर होगा नहीं, ठीक है। इवन आप कह सकते हो कि इधर ये सारे के सारे भी इंसुलेट है, ठीक है। इधर पिस्टन भी हमारा क्या है, इंसुलेटेड है, बढ़िया। अब देखो इसमें कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2, ये हमारा एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। और इसमें हमने लिखा है कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, ये है बच्चा रिवर्सिबल। देखिए ध्यान से समझिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसमें 3 वर्ड है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल होने के नाते एंट्रोपी जनरेशन क्या होगा, ऑफ कोर्स 0, ठीक है। मैंने बोला था इंटरनली रिवर्सिबल होने के लिए एंट्रोपी जनरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एडियाबैटिक का क्या मीनिंग है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। मैंने बोला था एडियाबैटिक जो है वो किस वर्ड से लिया गया है, एडियाबेटास। और यहां पर एडियाबेटास का मीनिंग क्या होता है, नॉट टू ट्रांसफर। इस नाते एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और एक वर्ड है एक्सपेंशन, क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मीनिंग है कि वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है कि वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा होगा, क्लियर है, ये पूरा वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है,
आपको याद हो तो इसमें मैंने लिखा था रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक। तो पहली बात तो समझने की जरूरत यह है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक को आइसेंट्रोपिक कह सकते हैं कि नहीं। ये देखिए, ये चेंज इन एंट्रोपी है, ये चेंज इन एंट्रोपी। ये क्या लिखा था मैंने, डेल्टा क्यू बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन, ऐसे करके लिखा था। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है, ये इंटरनली इरिवर्सिबल भी होगा, अंदर से इरिवर्सिबल होगा और बाहर से इरिवर्सिबल, तो भी ये वैलिड है। समझ पा रहे हैं, यानी कि रिवर्सिबल होगा तो एंट्रोपी जनरेशन 0 होगा, इरिवर्सिबल होगा तो पॉजिटिव होगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी जनरेशन क्या हो गया, 0। रिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी जनरेशन क्या हो गया, इट इज 0। ठीक है, तो एंट्रोपी जनरेशन को हम कर लेते हैं 0। क्लियर। दूसरा टर्म है कि एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक का मीनिंग क्या था कि डेल्टा क्यू 0, जैसे इस टर्म को 0 करोगे ये वाला भी 0 हो गया। तो क्या पता चला, फाइनली आया कि चेंज इन एंट्रोपी 1 से 2, क्योंकि ये प्रोसेस 1 से 2 है तो इसको मैं बोल दूंगा S2 माइनस S1, क्योंकि 1 से 2 है तो S2 माइनस S1, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी बराबर क्या हो गया बच्चा, 0। ये 0 क्यों हुआ, प्रोसेस रिवर्सिबल था। ये 0 क्यों हुआ, ये एडियाबैटिक था। क्लियर है, तो यहां से S2 बराबर क्या हो गया, S1। S2 बराबर क्या हो गया, S1, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहा कि नहीं। तो चूंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में, इस नाते इसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं कि 1 से 2 प्रोसेस में हो क्या रहा है, 1 से 2 प्रोसेस में हो क्या रहा है, पहले ये देखते हैं। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया जा सकता है, बिल्कुल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया जा सकता है। अब मैंने कहा कि ये स्टेट 1 है, ये हमारा कौन सा स्टेट है, 1, और यहां से पिस्टन यहां पे आया और ये है स्टेट बच्चा 2। कहोगे कि सर हमने हीट दिया नहीं और ये तो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब कुछ काम सिस्टम दे रहा होगा, सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है और आप हीट भी नहीं दे रहे हो, बिना किसी हीट इनपुट के आपको वर्क मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्ट्रेंजफुल लगेगा, कि आश्चर्य लगेगा कि ये क्या है ना। आगे हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। यहां पर बच्चा ये वाला जो वॉल्यूम है ना, ये वाला वॉल्यूम है, ये मैंने लिया है V1, ये वाला वॉल्यूम क्या है, ये है आपका V2। समझ पा रहे हैं, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, साइकिल के लिए लगाऊं कि प्रोसेस, 1 से 2 एक प्रोसेस है तो साइकिल वाला फार्मूला नहीं लग सकता। कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस। कहोगे कि सर इसको लगा दो। अब देखिए डेल्टा क्यू बराबर du प्लस डेल्टा w। कहोगे सर ये क्या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है कि केवल इस नाते लगा पा रहे हैं कि रिवर्सिबल है। अरे भाई 2-3 कंफ्यूजन हो सकते हैं। पहला कंफ्यूजन ये कि सर ये प्रोसेस के लिए ही है, यस, ये किसके लिए है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस। देखिए यहां पे लिख भी देता हूं। अच्छा, दूसरा कंफ्यूजन कि क्या सर ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए है कि प्रोसेस के लिए। वो चीज हमने कह दिया कि ये प्रोसेस के लिए। सिस्टम सर क्लोज है कि ओपन, तो ये क्लोज्ड सिस्टम के लिए। अब यहां पर भी देखो ये मास जो है वो कांस्टेंट है, आइडियल गैस का जो मास है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अभी तक इस इक्वेशन को लगा सकते हैं। फिर क्या और चीज कर सकते हैं, और ये है कि ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है। अभी तक जब तक डेल्टा W बराबर PdV आप नहीं लिख लेते, ये वाला टर्म अभी भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कहोगे कि सर अब बताओ क्या किसी भी सब्सटेंस के लिए लगा सकते कि आइडियल गैस के लिए लगा रहे हैं, नहीं, ये वाला किसी भी सब्सटेंस के लिए भी लगा सकते, ये किसी भी सब्सटेंस के लिए लगा सकते। इसमें आइडियल गैस ही नहीं, इसके अंदर पानी भी होता, स्टीम भी होता, तो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड है। पक्का, तो आइडियल गैस है तो कोई बात नहीं, चाहे जो होता, अभी हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कहोगे कि सर ऐसा है
मैं डेल्टा डब्ल्यू के जगह पे पीडीवी लिखना चाहता हूं तो लिख दो। आप कहोगे कि सर डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस पीडीवी। अब जब आपने पीडीवी लिख दिया ना बच्चा, तो यहां पर ये दोनों तो वैलिड हैं, लेकिन ये दोनों वैलिड नहीं होंगे, ये केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लगाया जा सकता है। अब आपको पता है कि 1 से 2 है रिवर्सिबल, तो मैं इस वाले इक्वेशन को लगा सकता हूं, डेफिनेटली लगा सकता हूं। और डेल्टा डब्ल्यू की डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी रख सकता था इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो हम इस वाले इक्वेशन का यूज करते हैं। चलिए हम इस वाले इक्वेशन का यूज करते हैं। तो हीट ट्रांसफर कितना था भाई? 0। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस एडियाबैटिक है। क्योंकि ये प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक है। तो जब एडियाबैटिक है तो हीट ट्रांसफर हमारा क्या हो गया? 0। चलिए, और तो यहां पे 0 कर दो। यहां पे क्या लिखोगे? कहोगे कि सर बाउंड्री वर्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा था, एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो वर्क हमारा पॉजिटिव है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो कहोगे कि सर सपोज करो 100 किलो जूल की एनर्जी वर्क के फॉर्म में मिल रहा है, तो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, तो इस नाते मैंने प्लस का 100 लिख दिया। ठीक है, आप यूनिट कुछ भी मान लो, किलो जूल मान लो, जूल मान लो, मुझे उससे इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। कुछ वैल्यू है, बस इतना समझ लो कि ये पॉजिटिव है। अबे 0 कब हो सकता है भाई? 0 तब हो सकता है जब यहां पर -100 हो। समझ पा रहे हैं? तो +100 -100 ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ बच्चा कि du बराबर -100। ये टर्म नेगेटिव हो गया कि नहीं? du की वैल्यू नेगेटिव हो गई कि नहीं? और जब बच्चा du नेगेटिव हो गया, जब du क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो आप कहोगे कि सर du का क्या CVDT लिख सकता हूं क्या? du बराबर CVDT लिख सकता हूं? यस। क्या? किसी के लिए भी नहीं। du बराबर CVDT लेस देन 0 हो गया। क्या कंडीशन है? du बराबर CVDT लिखने का क्या कंडीशन है? ध्यान से समझिए। अगर पहला कंडीशन क्या है? अगर आइडियल गैस है, अगर क्या है? आइडियल गैस। अब इसमें आइडियल गैस है ना, तो ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं ये स्मॉल यू है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। आइडियल गैस वैलिड फॉर एनी प्रोसेस। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिड फॉर एनी प्रोसेस। मैंने du के जगह पे CVDT क्यों लिख दिया? जबकि प्रोसेस तो एडियाबैटिक था, कांस्टेंट वॉल्यूम तो था नहीं, लेकिन इसमें भरा हुआ था आइडियल गैस। तो जब आइडियल गैस भरा था तो मैंने du बराबर CVDT लिख दिया। अगर यहां पानी भरा होता ना बच्चा, स्टीम भरा होता ना, तो स्टीम को आइडियल गैस नहीं मान सकते। और जब स्टीम को आइडियल गैस नहीं मान सकते हो तो du बराबर CVDT नहीं लिख सकते। समझ पा रहे? तो अच्छा सर क्या कंडीशन है कि जिसमें हम अगर कोई और सब्सटेंस हुआ आइडियल गैस ना भी हो तो भी क्या उसमें हम लोग du बराबर CVDT लिख सकते हैं? यस। दूसरा कंडीशन समझिए, सेकंड कंडीशन समझिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ये आइडियल गैस नहीं रहा, अगर ये प्रोसेस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहा, मतलब समझ पा रहे हैं? अब की बार मैंने प्रोसेस को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहा, तो भाई किसी भी सब्सटेंस के लिए लगा सकते, वैलिड फॉर एनी सब्सटेंस। वैलिड फॉर एनी सब्सटेंस। एनी सब्सटेंस मतलब समझ रहे हो? कुछ भी रहे, स्टीम रहे, पानी रहे, कुछ भी रहे, आप आइडियल गैस रहे लगा सकते। तो यहां पर du बराबर CVDT क्यों लगाया? आइडियल गैस था, भले ही कोई भी प्रोसेस हो, एडियाबैटिक था, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं था, लेकिन आइडियल गैस था, इस नाते du बराबर CVDT लिख दिया। क्लियर? अब देखो, CV स्पेसिफिक हीट है तो इसकी वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अब ये निगेटिव होने का मीनिंग क्या है? कि dt हमारा क्या है? लेस देन 0 है। समझ पा रहे हो? तो कहोगे कि सर T2 माइनस T1 इज लेस देन 0, तो यहां से क्या आया? T2 इज लेस देन T1। T2 इज लेस देन T1। समझ पा रहे हो? तो टेम्परेचर हमारा क्या हो गया? कम हो गया। अब देखिए 1 से 2 प्रोसेस में क्या हो रहा है? 1 से 2 प्रोसेस में क्या हो रहा है? ध्यान से समझिए। प्रेशर घटा कि नहीं? देखो वॉल्यूम बढ़ रहा था, एक्सपेंशन का प्रोसेस है, तो यहां पे प्रेशर हमारा क्या होगा? घट गया। बोलिए,
वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। टेम्परेचर के साथ बताइए, टेम्परेचर बाद जो T2 है ना वो कम हो गया, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि सर ये टेम्परेचर कम हो रहा है। एंट्रोपी बताओ, एंट्रोपी क्या था, हमने रिवर्सिबल एडियाबैटिक को प्रूव किया था कि एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट। एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट। क्लियर समझ पा रहे? 1 से 2 प्रोसेस में ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी हम इसका यूज करेंगे प्रॉपर्टी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, किस तरह से प्रॉपर्टी मतलब हमारा पीवी डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इस चीज को हम देख भी सकते हैं कि कैसे हमारा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ऐसे लिखे रहने दीजिए। 1 से 2 देखिए, प्रेशर क्या मैंने लिखा है, प्रेशर देखो क्या लिखा था मैंने, प्रेशर मैंने लिखा था कि प्रेशर हो रहा है डिक्रीज, देखो प्रेशर डिक्रीज लिखा हुआ है कि नहीं। वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज, देखो वॉल्यूम इंक्रीज लिखा हुआ है कि नहीं। टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज, तो टेम्परेचर क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज। एंट्रोपी क्या रह रहा है, कांस्टेंट, तो एंट्रोपी क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट। तो ये मैंने एक टेबुलेटेड फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में सारी चीजें मैंने लिख दिया है। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट है, प्रोसेस 1 से 2 में कोई, आई थिंक कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहां देखिए प्रोसेस क्या था 1 से 2 था रिवर्सिबल एडियाबैटिक, यही था ना, एक्सपेंशन। अब देखो मैं इसका पीवी डायग्राम बनाता हूं, उससे पहले आपको सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पता होने चाहिए। देखो, ठीक है, ये देखिए ये पीवी है, अगर ये पीवी है इसी चीज को हमें यूज करना है ना। तो अब ये वाला देखो, अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो ये P है और ये V है ना, इसमें या यहां पे भी मान लो, तो इस तरफ जा रहे हो तो कंप्रेशन हो रहा है, इस तरफ जा रहे हो तो क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों है बच्चा, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। इस तरफ जब जा रहे हो तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये क्या है, एक्सपेंशन। अब बात आती कि सर ठीक है ये वाला कौन सा प्रोसेस है, ये वाला कौन सा प्रोसेस है, तो ये वाला है आपका, यहां देखिए ये वाला कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, और ये वाला आपका क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये P=C प्रोसेस है, और ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो इन दोनों को तो लेना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। हमारे पास प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये कौन सा प्रोसेस है, ये है बच्चा आइसोथर्मल। ये कौन सा है, आइसोथर्मल। ये कौन सा है, ये है बच्चा पॉलीट्रॉपिक। ये कौन सा है, पॉलीट्रॉपिक। ये कौन सा है, ये है एडियाबैटिक। समझ पा रहे हैं, ये कौन सा है, एडियाबैटिक। और ये पीवी डायग्राम पे है तो डेफिनेटली रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। ये हमारा प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब बताओ मुझे 1 से 2 ड्रॉ करना है, तो पहली बात तो एक्सपेंशन ड्रॉ करना है। तो यहां पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक ये है, तो यहां पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक ये है। क्लियर समझ पा रहे हैं, लेकिन ये कंप्रेशन के लिए। चलो इस वाले को देखो, आइसोथर्मल है, तो ये वाला क्या है, रिवर्सिबल, बोलो रिवर्सिबल आइसोथर्मल। बस इतना डायग्राम ड्रॉ जानते हैं ना, तो आप पीवी डायग्राम बहुत इजीली, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं। पहला टर्म देखो, एक्सपेंशन का केस है, हम यहां पे लेते हैं। ये देखिए ये मैंने पीवी डायग्राम ले लिया, दिस इज प्रेशर, यहां पर वॉल्यूम। ध्यान रखना है प्रेशर हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, V हमारा टोटल वॉल्यूम है। V हमारा क्या है, टोटल वॉल्यूम मीटर क्यूब में। ठीक है, और ये मैंने ले लिया पास्कल्स में, पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब शुरू करता हूं। सपोज करिए कि 1 स्टेट हमारा एक नंबर यहां पर है, एक नंबर यहां पर है 1।
अब 1 से 2 आना है बच्चा, कौन सा प्रोसेस लोगे? ये वाला नहीं, ये आइसोथर्मल है, ये कौन सा? पॉलीट्रॉपिक है, ये कौन सा? एडियाबैटिक। तो कौन सा लोगे? एडियाबैटिक। अच्छा, दोनों तीनों में अंतर क्या है? इसका स्लोप देखो बच्चा कम है, इसका स्लोप कम है। अगर ये θ1 है, ये θ2 है, और इसका स्लोप बच्चा θ3 है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा θ3 इज मोर देन θ2 इज मोर देन θ1। मतलब सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक वाले प्रोसेस का। तो यहां पर स्लोप वाली लाइन ड्रॉ कर दो। देखो, सपोज करिए ये, तो ये 1 से 2 हो गया, समझ पा रहे? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये 1 से 2 हो गया बच्चा, ये यहां पर देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा V2, ठीक। और यहां पर वॉल्यूम क्या होगा? कहोगे सर यहां पर वॉल्यूम V1 है। 1 से 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए आइसोथर्मल 1 से 2 ये हो गया। 2 से 3 क्या था? रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन। आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन मतलब समझ पा रहे हो? आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन है। देखिए यहां पर देखिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल 1 से 2 ये हो गया था। 2 to 3 क्या था? रिवर्सिबल आइसोथर्मल क्या था बच्चा? हीट एब्जॉर्प्शन। जहां से हीट क्या कर रहा था? एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। कहां से? रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट एब्जॉर्ब। कहोगे कि सर क्या ये वाला इक्वेशन वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है, समझ पा रहे हो? कहोगे सर ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी केवल होता है टेम्परेचर का फंक्शन। किसके लिए बच्चा? आइडियल गैस के लिए। और आइडियल गैस ही लिए हो कि नहीं? तो अगर आप du लिखते हो तो क्या होगा? CvdT किसी भी प्रोसेस के लिए। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस था, लेकिन फिर भी du बराबर CvdT लिख दिया। क्यों लिख दिया बच्चा? क्योंकि आइडियल गैस था, नहीं तो नहीं लिख पाते। अब देखो जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो dt 0 होगा कि नहीं? dt 0 क्यों होगा बच्चा? क्योंकि dt का मीनिंग है T2 - T1, और T2 T1 बराबर है, तो T2 - T1 हमारा क्या हो जाएगा? 0। T2 - T1 हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से du बराबर क्या हो गया बच्चा? 0, ठीक है। तो du को कर दो 0। ये देखो du हमारा क्या हो गया? 0। तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा W। कहोगे कि सर ये बताओ, चूंकि ये एक हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, चूंकि ये क्या कर रहा था? हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, तो सिस्टम में हीट जा रहा है, सिस्टम में हीट जा रहा है। तो कहोगे कि सर ये वाला टर्म है पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम में हीट ऐड कर रहे थे। बढ़िया, तो अगर ये वाला पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव कब होगा? अरे यार ये पॉजिटिव, अरे गधा, PdV होता है ना, वर्क का मतलब PdV, और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मिनिमम प्रेशर की वैल्यू 0 हो सकता है, अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर है। और डीवी की वैल्यू ये अगर पॉजिटिव है ना, इसका मतलब है कि V2 - V1 मोर देन 0 है, तो V2 इज मोर देन V1, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अब ध्यान से देखो 2 to 3 में क्या हो रहा है? प्रेशर बताओ, प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पर हमारा प्रेशर फिर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चा? इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर बताओ, यहां देखो आइडियल गैस था, जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो टेम्परेचर, आइसोथर्मल हीट ऐड कर रहे हो, हीट ऐसे ऐड कर रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। अच्छा, इसका मीनिंग समझ पा रहे हो? इसका मीनिंग ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? T2 बराबर क्या है? T3, क्योंकि 2 से 3 अगर है। अच्छा, प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि जो P2 होगा ना, ये बड़ा होगा P3 से। प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब ये है। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या है? V3 बड़ा होगा V2 से। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब ये है। अब बताओ एंट्रोपी के साथ क्या होगा?
कहोगे कि सर एंट्रोपी के बारे में जहां तक अभी मुझे पता है, मैं ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, 3 नंबर, एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। कहोगे सर अभी तक जो मुझे एंट्रोपी के बारे में नॉलेज है वो ये है कि चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा क्यू बटे टी लिख सकता हूं। बढ़िया। और डेल्टा, अब बच्चा टी तो एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और डेल्टा क्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मतलब S2 - S1 मोर देन 0, और S2 - S1 मोर देन 0 का मतलब क्या हो गया, S2 बड़ा है S1 से। तो बताओ क्या आप कह सकते हो कि S2 - S1 इज मोर देन 0, मतलब S2 बड़ा है S1 से, मतलब एंट्रोपी बढ़ा। कोई डाउट इसमें? क्लियर, एकदम क्लियर पिक्चर है। एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रोसेस 2 to 3 में देखो सिंपल सा है, प्रेशर ड्रॉप, वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर कांस्टेंट, और क्या हो गया, एंट्रोपी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए हम पहले वाले पे आते हैं। यहां पर देखिए मजेदार चीज क्या है, यहां देखो 1 से 2 ड्रॉ हो गया, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं, देखो V1 छोटा है, V2 बड़ा है, वॉल्यूम बढ़ गया। प्रेशर घट गया कि नहीं, ये वाला था P1 बोलो, और ये वाला है P2। कोई डाउट इसमें? नहीं। अब बात आती है कि सर यहां तो पहुंच गए, मुझे 2 to 3 जाना है। तो कहोगे कि सर ऐसा करते हैं मैं सीधे चला जाता हूं। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस ये है बच्चा, और इसका स्लोप एडियाबैटिक से बहुत कम है। कितना कम होता है, गामा टाइम होता है। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बराबर गामा टाइम स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, और गामा क्या होता है, 1.4 लगभग। आइडियल गैस है, एयर में मान रहा हूं तो 1.4 होगा। तो यानी कि जो इसका स्लोप है ना, इसका स्लोप कम होगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा। तो आप तो ये वाली लाइन अगर ऐसे बना दे रहे हो कि कंटिन्यूअस लाइन, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब इसका स्लोप कम करो, इसका स्लोप क्या करो, कम करो। तो चलो इसको कम करते हैं, ये देखिए इसको कम कर देते हैं, ये देखिए, तो इसके स्लोप से कम करते हैं। ये देखिए यहां से सपोज करिए ऐसे बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर दिस इज 2 to 3, ठीक है, दिस इज 2 to 3। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप क्या है, कम है। यहां से देखोगे एंगल कम होगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा। चलो अब ये हमारा 2 to 3 हो गया। अब देखो वॉल्यूम हमारा बढ़ गया कि नहीं, वॉल्यूम हमारा बढ़ गया। प्रेशर हमारा क्या हो गया, घट गया। ये हमारा प्रेशर हो गया P3, ठीक है, ये हमारा प्रेशर क्या हो गया, P3। फिर अब इसका एंट्रोपी वाला कर्व हम लोग बाद में बनाते हैं, ठीक है। ये पीवी डायग्राम हो गया 1 से 2, 2 to 3, और 3 to 4 क्या है, 3 to 4 था रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो यानी कि ये वाली लाइन के बराबर का स्लोप यहां पे ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे ये वाली लाइन का, ये 3 नंबर है, दिस इज 3, ठीक है। ये इस तरफ जा रहा है, ये कौन सा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये हमारा आइसोथर्मल। और इस आइसोथर्मल में यहां से हीट एब्जॉर्ब हुआ है, ध्यान रखिए, यहां से हीट एब्जॉर्ब हुआ है, और यहां पर कुछ ना कुछ काम हुआ है, तो मैं इसे बोलूंगा WE एक्सपेंडर का काम, और यहां पर कंप्रेसर ने काम दिया है तो WC, ठीक है। अब देखो इसके केस में प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहना है, ठीक है। वो आगे वाले चैप्टर में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, हमने जो टेबल बनाया है वहां से देख लेंगे। अब देखिए इसका जो स्लोप होगा इसका ज्यादा होगा, और आइसोथर्मल वाले का स्लोप कम होगा। तो ये 3 नंबर पॉइंट यहां पर होगा, ये 3 नंबर पॉइंट, ये 3 है तो ये 4 होगा, बोलो। तो 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, 4 to 1 में क्या हो रहा है, आइसोथर्मली हीट को रिजेक्ट कर रहा है, तो डेल्टा क्यू आर, इसे मैं बोल रहा हूं QH, और इसको मैं QL बोल रहा हूं। समझ पा रहे हो, यहां से क्या हो रहा है QH, यहां पे क्या हो रहा है QL। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो T1 होगा वो T4 के बराबर होगा, और क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है बच्चा, और जो T2 होगा ना वो T3 के बराबर होगा।
इसमें कोई परेशानी, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है, इसमें कोई डाउट कुछ भी, ये चीज हमारे लिए काम हो गया। अच्छा ये देखो, ये यहां से यूज कर सकते हो कि सर ये कंप्रेशन वाला डायग्राम ये बनाओगे, बढ़िया। कौन सा है? ये वाला है बच्चा एडियाबैटिक, ये जो वाला है एडियाबैटिक। देखो एडियाबैटिक वाले का स्लोप ज्यादा है कि नहीं, ऐसे मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, आइसोथर्मल वाले का देखो स्लोप कम है कि नहीं, तो इस नाते ये सीधे ना जाके फिर ये इस तरह से बन गया। क्लियर समझ पा रहे हो? ये वाला आइसोथर्मल है, ये वाला जो लाइन है ये वाला लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये वाला लाइन है। क्लियर है? मेरे ख्याल से इस वाले डायग्राम का काम हमारे पास खत्म हो गया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखो ये एडियाबैटिक था, इसका स्लोप ज्यादा था, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है बच्चा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। चलो ये एक्सपेंशन के काम हो गए। कंप्रेशन वाले में देखते हैं, ये एडियाबैटिक वाला था तो एडियाबैटिक वाले का स्लोप ज्यादा वाला, तो ज्यादा स्लोप का बना दिया। ठीक है, अच्छा स्लोप ज्यादा, आप कहोगे कि सर यहां पे स्लोप कैसे पता चले? ये देखो ये थीटा और इसका थीटा ये कम है ना, हमेशा कहां से लोगे? एक्स एक्सिस से। ठीक है, थीटा y बराबर mx में एक्स एक्सिस से तो m मेजर करते हो। ठीक है, तो यहां से आप देखो x से मेजर करोगे तो ये थीटा होगा, थीटा 1 ये ज्यादा होगा, इसका x से मेजर करोगे तो ये कम होगा। ठीक है, देखो मैं समझा देता हूं, यहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो ये वाला थीटा 1 हो गया, सपोज करो ये थीटा 1 थीटा 2 लिख दिया हो तो ये थीटा 4 हो गया, और ये वाला थीटा 5 हो गया। समझ पा रहे हो? किसका स्लोप ज्यादा, थीटा 4 की थीटा 5? थीटा 4 का ज्यादा, क्योंकि यहां पे देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। चलिए इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं यहां। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा थीटा 5। हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पीवी डायग्राम में कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, और वैल्यूज आप यहां पे लिख सकते हैं। ये आपका 4 था तो यहां पे V4 हो जाएगा, यहां पे V1 हो जाएगा, T1 T4, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। चलिए अब देखिए इस टर्म को मैं हटा देता हूं, इसका अब काम नहीं रह गया, क्योंकि हमारी बस पीवी डायग्राम ड्रॉ करना मैं आपको बताना चाहता था, तो पीवी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब इसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पीवी डायग्राम जो हमारा बन गया इसके करेस्पॉन्डिंग टीएस डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए इसका टीएस डायग्राम, पहला कंफ्यूजन ये होगा आपके अंदर कि सर ये बताओ कि कहीं ये वाली लाइन तो नहीं मिलेगी? ये वाली लाइन बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फेज चेंज नहीं हो रहा है। हमारा वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस, और गैस का फेज चेंज हम एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो ये वाला लाइन नहीं मिलेगा। अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा कहोगे कि सर ये क्या है, T2 बराबर T3, ये सबसे लोअर टेम्परेचर है, मैं इसको TL लिख दे रहा हूं। ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, मैं इसको TH लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो इस वाले को हटा दूं मैं, क्यों नहीं ये मिलेगा? समझ पा रहे हो? क्योंकि एयर है सब्सटेंस भाई, आइडियल गैस है, और उसका फेज तो चेंज हो नहीं, तो ये तभी बनेगा जब फेज वाला चेंज होगा। ठीक है, तो VCR में हम लोग देख लेंगे, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं, जो कॉन्सेप्ट यहां है वही कॉन्सेप्ट वहां पर भी है। ठीक है, चलो अब देखो दो लाइन ड्रॉ कर दो, कौन से? एक TH वाली लाइन और एक TL। मैं सपोज कर रहा हूं ये T है, ये TH है, और ये वाला क्या है? TL है। ये वाला क्या है? TL है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? अब देखो 1 से 2 क्या हुआ था? 1 से 2 याद है आपको? प्रेशर हमारा घटा था, वॉल्यूम हमारा बढ़ा था, टेम्परेचर हमारा क्या हुआ था? घटा था। टेम्परेचर हमारा क्या था? घटा था। ठीक है, तो टेम्परेचर, ये देखिए ये टेम्परेचर लिमिट मैंने ड्रॉ कर दिया, तो टेम्परेचर घटा दीजिए, 1 से 2। ठीक है, ये देखो 1 से 2 टेम्परेचर घटा था, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अगर ये 1 है बच्चा और ये 2 है, तो देखो क्या मैं S1 बराबर S2 नहीं लिख सकता? एंट्रोपी कांस्टेंट था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और लाइन किस तरफ? ऊपर की तरफ मैं डायरेक्शन दिखाऊं कि नीचे की तरफ? टेम्परेचर कम हुआ है तो देखो यहां पे टेम्परेचर TH है, TH से आ रहा है TL, TH से आ रहा है TL। अच्छा ठीक है, 2 to 3 बताओ। 2 to 3 जब हीट ऐड कर रहे हो ना, जब भी हीट ऐड करोगे, जब भी क्या करोगे? हीट ऐड करोगे, तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा। ध्यान रखिए, हीट ऐड करने से टेम्परेचर बढ़े घटे कुछ भी हो, टेम्परेचर
कोई जरूरी नहीं कि जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर हमेशा बढ़े, लेकिन एंट्रोपी हमेशा ही बढ़ेगा। क्यों एंट्रोपी बढ़ेगा? तो ds बराबर डेल्टा क्यू बटे टी। अगर आप हीट ऐड करोगे तो ये तो पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि जब भी आप हीट सप्लाई करोगे तो 100% आपका एंट्रोपी बढ़ेगा। ठीक, ये देख लो, इसको देख लेते हैं। यहां देखें तो 2 to 3 आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन हो गया। यहां पर देखो, ठीक है, एंट्रोपी बढ़ गया कि नहीं? ये हमारा 3 नंबर हो गया, तो ये S3 हो गया। बोलो एंट्रोपी क्यों बढ़ा? क्योंकि यहां से इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया है और उसकी वैल्यू है QL, उसकी वैल्यू है QL। क्लियर है? फिर क्या हुआ? फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। फिर क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो रिवर्सिबल का मतलब है कि एंट्रोपी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये 3 नंबर था, तो ये फिर क्या हो गया? 4। अब देखो यहां से हीट रिजेक्ट हो रहा था कि नहीं? बोलो, यहां से हीट रिजेक्ट हो रहा था। तो जब हीट रिजेक्ट होगा तो ये वाला टर्म माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा, तो माइनस बटे प्लस माइनस होगा, तो एंट्रोपी क्या होगा? घटेगा। एंट्रोपी क्या होगा? घटेगा। तो एंट्रोपी को घटा लो, एंट्रोपी हमारा घट गया। यहां देखिए, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ये कैसा घूम रहा है? कहोगे कि सर एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये रिवर्स्ड इंजन है, रिवर्स कैरनॉट है ना, तो इसका डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज ना होके क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने देख लिया है। एक चीज और मैं यहीं पे बता देता हूं कि जो ds डेल्टा क्यू होगा ना बच्चा, डेल्टा क्यू वो TdS होगा, यानी कि एरिया ऑफ TS डायग्राम। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग आगे यूज करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर। ठीक है, यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए कैलकुलेट करते हैं। अब 1 से 2 प्रोसेस लगाओ। 1 से 2 कहोगे कि सर ये वाला फार्मूला वैलिड है, डेल्टा क्यू बराबर du प्लस डेल्टा W। ठीक है, डेल्टा क्यू बराबर du प्लस डेल्टा W। ठीक, अच्छा पहले हम सिंपल वाले तरीके से कर लेते हैं। पहले सिंपल वाला पहला मेथड देखिए, मेथड 1। ये वाला नहीं करेंगे, पहला वाला मेथड 1 कर देते हैं। ठीक है, चलिए मेथड 1 मैं सिंपली कह दूं कि अगर हमारे पास COP है क्या रेफ्रिजरेटर का, अगर ये है QL अपान QH माइनस QL, QL अपान QH माइनस QL, ठीक है, ये वाला COP है, तो मैं COP निकालने में एक काम कर सकता हूं कि बस सिंपली मुझे QL पता हो जाए और QH पता हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। काम बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो QL किस वाले प्रोसेस में था? उस वाले प्रोसेस को ले लो फटाफट। देखो QL हमारा 2 to 3 था और QH हमारा 4 to 1, 2 to 3 और 4 to 1, ये दोनों चीज ले लेते हैं। तो 2 to 3 और 4 to 1, क्लियर है? इसमें हमारा हीट एब्जॉर्ब कर रहा था। अब देखो डेल्टा क्यू बराबर कहोगे कि सर du प्लस डेल्टा W, ये तो du हो गया 0, du 0 क्यों हो गया? du 0 इस नाते हो गया बच्चा क्योंकि यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। ठीक, हीट ऐड कर रहे थे तो डेल्टा क्यू को पॉजिटिव ले लो, QL लिख दो। अब बाउंड्री वर्क क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क क्या होता है? मैं लिख सकता हूं कि CLN V फाइनल बटे V इनिशियल। तो प्रोसेस 2 to 3 है तो बाद में कौन सा वॉल्यूम आ रहा है? V3। शुरू में कौन सा वॉल्यूम आ रहा है? V2। और C क्या है सर? तो C की वैल्यू है P1 V1 P2 V2। अब चूंकि 2 to 3 है ना बच्चा, तो मैं C को लिख सकता हूं, मेरा मर्जी है कि P2 V2 लिख दूं या P3 V3 लिख दूं, या PV बराबर MRT होता है तो ऐसे नहीं लिख सकते, आइडियल गैस है इस नाते लिख सकते हैं, और MRT3। C की जगह पे इनमें से मैं कुछ भी लिख सकता हूं, तो यहां पे लिख देता हूं अभी सिंप्लिसिटी के लिए कि यहां पर T2 और T3 देखो, तो T2 और T3 क्या थे? T2 और T3 अगर आपको याद हो तो T2 बराबर T3 बराबर क्या था? TL। ठीक है, तो कोई ले लेते हैं,
मैं लिख लेता हूं MR T2, T2 के जगह पे क्या लिख दिया TL, चलो ln V3 बटे V2, ठीक है। अच्छा M2R2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये गैस है, उसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है और M तो फिक्स है, क्लोज सिस्टम है, तो इस नाते सेम रहेगा। बढ़िया। कहोगे सर ये QH वाला बता दो, चलो तो डेल्टा Q बराबर अगेन DU प्लस डेल्टा W, ये वाला इक्वेशन वैलिड है। अभी इस वाले प्रोसीजर से सेकेंड मेथड से अभी भी करेंगे, ठीक है, सेकेंड थर्ड कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। चलो तो 4 to 1 क्या था, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन था, हीट बाहर निकल रहा है सिस्टम से, तो माइनस लिख दो इसको, ये देखो मैंने माइनस QH लिख दिया, पक्का, बढ़िया। और DU क्या हो गया, अगेन 0, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस था। और W क्या होगा, यही सेम चीज, तो लिख दो ClN V फाइनल, 4 से 1 जा रहा है, तो फाइनल वाला आयतन क्या हो गया V1, इनिशियल वाला क्या हो गया V4, तो QH की वैल्यू निकाल दो। QH की वैल्यू आ गया, ये वाला माइनस जाएगा तो इस पे पावर माइनस हो जाएगा और ये वाला V4 बटे V1 पलट जाएगा ना, तो मैं लिख देता हूं C। अब C की वैल्यू मुझे बताओ, अरे यार जैसे यहां पर P2 V2 P3 V3 लिखा, वैसे यहां पर C की वैल्यू क्या लिखोगे, यहां पर C की वैल्यू लिख सकते हो, देखो P4 V4, तो P4 V4 को MR T4 लिख सकते हैं, ठीक है। आपका मन करे तो C के जगह पे P1 V1 लिख दो, तो कहोगे कि सर ये हमारा होगा MR T1, और T4 और T1 आपको याद हो तो TH थे, T4 और T1 क्या थे, TH थे, तो मैं डायरेक्टली कोई भी ले लेता हूं, यहां से लिख लेता हूं MR TH ln V1 अपान V4, समझ पा रहे हो, V1 अपान V4। कहोगे कि सर अब हमारे पास डाटा आ चुका है, हमारे पास डाटा आ चुका है, डायरेक्टली लिख दो, यही सेम चीज उठा के यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, सेम चीज डाटा उठा के लिख देते हैं। यहां पर देखिए ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, हम डायरेक्ट फार्मूला लास्ट वाला हमारा पास जरूरत है। देखिए ये QL निकल गया है और यहां से ये QH निकल गया, ठीक है, ये QH निकल गया, तो QH हमारा क्या निकल के आया था, QH अगर हमारा निकल के आया था याद हो तो QH की वैल्यू हमारा क्या निकल के आया था, यहां से देख लीजिए MR TH ln 4 से 1 है तो V1 बटे V4 कर दिया था बाद में, ठीक है, V1 बटे V4, पहले 4 to 1 था, सॉरी 4 to 1 था, तो V1 बटे V4 तो शुरू में था, माइनस होने के नाते इसको मैंने क्या कर दिया था, ये वाला ln 4 to 1, तो V4 बटे V1 ये हो गया था, क्लियर है, ये दोनों डाटा हमारे पास जरूरी है। अब यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो QL की वैल्यू क्या है, ये वाला, कहोगे कि सर MR TL ln V3 बटे V2 बटे, और यहां पर है MR TH ln V4 बटे V1, ठीक है, माइनस MR TL ln यही सेम चीज V3 बटे V2, चलो ठीक, ये अब हमारे पास काम का नहीं है, इस चीज को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। MR 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 कर कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा जो हमारे पास है TL ln ऑफ V3 अपान V2 बटे TH ln ऑफ V4 बटे V1 माइनस TL ln ऑफ V3 बटे V2, समझ पा रहे, ये है हमारे पास। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि V4 V1 और V3 V2 में क्या रिलेशन है तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब इनके रिलेशन को डेवलप कर लेते हैं फटाक से। देखिए पीवी डायग्राम हमारा कैसे बना था, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं अपने एनालिसिस पर्पज के लिए। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये था पीवी डायग्राम। अब देखो 1 से 2
1 से 2 हमारा क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस था। अब देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो पीवी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। इसको लिखने के लिए भी आपको कंडीशन चाहिए। इसको लिखने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, पहली बात तो एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस क्या होना चाहिए, एडियाबैटिक होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, आइडियल गैस होना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं, आइडियल गैस होना जरूरी है, तभी इसको लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। इसी नाते मैंने पहले से ही आइडियल गैस मान के लिखा है, नहीं तो ये सारे इक्वेशन ही नहीं लिख पाता मैं, ठीक है। तो पीवी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। और जब ये आइडियल गैस है ना बच्चा, तो पीवी बराबर एमआरटी नहीं लिख सकते हैं क्या, 100% लिख सकते हैं। तो एम क्या है, अब देखो मुझे चाहिए कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में मैं रिलेशन रखूं, है ना, टेम्परेचर और वॉल्यूम में मैं रिलेशन रखूं। देखो तो प्रेशर को हटा देते हैं, प्रेशर को क्या कर दें, हटा देते हैं। तो यहां से देखो पीवी बटे टी बराबर मैं क्या कर सकता हूं, कांस्टेंट, ठीक है। तो पी को अगर मैं हटाऊंगा, पी हटाऊंगा तो मेरे ख्याल से टी बटे वी होगा, और कांस्टेंट है तो मैं एक प्रोपोर्शनलिटी लगा सकता हूं, यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू T बाई V। तो P को हटा दो, मैं लिख सकता हूं T अपॉन V इंटू वी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। यहां से क्या मिल गया, टीवी टू दी पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट। अब ये इक्वेशन हर किसी के लिए नहीं लगा सकते, ये इक्वेशन केवल आइडियल गैस के लिए ही लगा सकते हो, और कहीं नहीं लगा सकते, समझ पा रहे हो। और ये किस प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक के लिए लगा सकते हो। मतलब ना तो मैं इसमें लगा सकता हूं, ना तो इसमें लगा सकता हूं, केवल प्रोसेस 1 से 2 में लगा सकता हूं और 3 से 4 में लगा सकता हूं। क्लियर है, हमारे पास ये रिजल्ट आया है, हम इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। यहां पे देखिए इसको इरेज कर रहे हैं, यहां देखिए इसको इरेज कर लीजिए। टीवी टू दी पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट आया है, एकदम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये देखिए टीवी टू दी पावर गामा माइनस 1 से 2 लगा सकते हो कि नहीं, कहोगे हाँ सर 1 से 2 लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, आइडियल गैस है और एडियाबैटिक प्रोसेस है। कहोगे ठीक है सर, मैं लगा देता हूं T1 V1 पे पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 V2 पे पावर T2 V2 पे पावर गामा माइनस 1। बढ़िया, ठीक है। अच्छा सर 4 से 1 लगा सकते हो, नहीं। 2 से 3 लगा सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि वो आइसोथर्मल है और इसको लिखने के लिए एडियाबैटिक होना कंपलसरी है। तो 3 से 4 लगा दो। सर 3 से 4 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो बच्चा। तो 3 to 4 लगा देते हैं, 3 to 4। तो 3 to 4 क्या करोगे, T3 V3 पे पावर गामा माइनस 1 बराबर T4 V4 पे पावर गामा माइनस 1 कर सकते हो। इनको डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड कर दो, ठीक है, इसके साथ डिवाइड कर दो। अच्छा तो ऐसा करते हैं, इसको इधर लेके चलते। मुझे किस फॉर्म में चाहिए, देखो V3 बटे V2 चाहिए, तो V3 ये है, V2 ये है, इसको ऐसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करो, देखो क्या आएगा, T2 V2 पे पावर गामा माइनस 1, समझ पा रहे हो। और इसको उस तरफ लिख दो, क्योंकि ये भी तो बराबर ही है। ऐसा कर लो T1 V1 पे पावर गामा माइनस 1। अब देखो T3 T2 बराबर होंगे कि नहीं, देखो यहां पे T2 बराबर क्या है, T3, और यहां से क्या है, T1 बराबर क्या है बच्चा, T4। तो देखो T1 T4 कैंसिल, T2 T3 कैंसिल, और सारे पे पावर गामा माइनस 1 है, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अरे यार इसको लिख लो, क्या लिख सकते हो, V3 बटे V2 पे पावर गामा माइनस 1 बराबर V4 बटे V1 पे पावर गामा माइनस 1। अब ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो V3 बटे V2 बराबर V4 बटे V1। तो V3 बटे V2 के जगह पे V4 बटे V1 लिख लो, या V4 बटे V1 के जगह पे V3 बटे V2। तो इसको लिख दो, क्या लिख दोगे बच्चा, V3, और इस पे इस तरफ क्या लिख सकते हो, V2। समझ पाए, V4 बटे V1 के जगह पे V3 बटे V2। और जैसे ये लिखोगे ना, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, तीनों बराबर है, तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे बताओ, ये तीनों के तीनों कैंसिल हो गए, ठीक है। ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा कैंसिल। तो बचा क्या, बचा बच्चा TL अपान TH माइनस TL। यही प्रूफ करना था कि नहीं, TL अपान TH माइनस TL, TL अपान TH माइनस TL, ठीक है। कोई कहेगा कि वर्क डन बटे हीट सप्लाई भी कर लो, डेफिनेटली कर सकते हो,
हर प्रोसेस में वर्क डन निकाल लो, हर प्रोसेस में हीट सप्लाई निकाल लो, वहां से भी कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा प्रूफ करके आ चुका है कि TL अपान TH माइनस TL, ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, ये हमारा किसके लिए था? ये हमारा था रेफ्रिजरेटर के लिए। अच्छा, एक चीज और मैंने प्रूफ किया था कि हीट पंप के लिए भी निकाल दो। तो QL और QH अगर आपको पता है तो हीट पंप के लिए नहीं निकाल सकते हैं क्या? हीट पंप का देख लो, हीट पंप का देखिए कैसे निकालेंगे। हीट पंप का यहां से मैं यहां से इरेज करके निकाल देता हूं, यहीं बगल में ही। हीट पंप का देखिए कैसे निकालेंगे। चलो, हीट पंप को का COP निकालोगे? कहोगे कि सर COP जो होता है हीट पंप का ना, ये होता है QH अपान QH माइनस QL, और दोनों वैल्यू मुझे पता है। कहोगे सर ये क्या यूज कर रहे हो? साइकिल है रिवर्सिबल, ये जो इक्वेशन है ना बच्चा, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए लगाए जा सकते हैं। इस नाते भले ही रिवर्सिबल प्रोसेस है, मैंने लगा दिया। समझ पा रहे हो ना ये क्यों लगा दिया? कहोगे सर वर्क डन बटे हीट सप्लाई वाला लगा दो, दोनों से एक ही आएगा। वर्क डन बराबर QH माइनस QL ही तो होगा, ठीक है। ठीक, QH की वैल्यू लिख लो। QH की वैल्यू क्या था? ये वाला लिख लो। कहोगे सर TH ln V4 बटे V1, ये था, बढ़िया। और नीचे लिख दो, नीचे है TH ln V4 बटे V1, और यहां पर क्या है? TL ln V3 बटे V2। समझ पा रहे हैं? V3 है। और अभी हमने प्रूफ किया है, वो प्रूफ क्या किया है हमने अभी प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था? कि V4 और V1 का जो रेशियो होगा वो V3 और V2 के रेशियो के बराबर है, अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये वाला टर्म खत्म हो गया कि नहीं? देखो, ये वाला टर्म यहां से, ये वाला टर्म यहां से, ये सब तीनों टर्म एक ही तो हो गए। अरे भाई V4 बटे V1 के जगह पे V3 बटे V2 लिख लो, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए। आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत इजीली देखिए, यहां पे समझ लीजिए। यहां पे COP निकाल लो। ऐसा करो, ln V4 बटे V1 कॉमन ले लो, तो ln V4 बटे V1 कॉमन ले लो, यहां पे बचेगा TH, ठीक है। नीचे क्या कॉमन लोगे? ln V4 बटे V1 कॉमन ले लो, तो ln हो गया V4 बटे V1, और यहां पे क्या बचेगा? TH, और यहां पे क्या बचेगा? TL। क्यों? क्योंकि ln V3 बटे V2 ही तो ln V4 बटे V1 के बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा TH अपान TH माइनस TL। क्लियर है? ये पहला मेथड था जहां से हम लोगों ने प्रूफ किया है, ठीक है। ये हमारा कैसा था? पहला मेथड था जहां से हमने ये किसका है? ये था हमारा हीट पंप का, क्लियर है। और ये हमारा किसका है? रेफ्रिजरेटर का। ये हमारा किसका है? रेफ्रिजरेटर का। चलिए, दूसरा मेथड क्या है? दूसरे मेथड से भी आप प्रूव कर सकते हो। दोनों चीजें ध्यान से समझो। हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चीज को एक्चुअली समझ पाना कि कैसे हम लोग बना रहे हैं। देखो, मैं TS डायग्राम को थोड़ा इलेबोरेट करके आपको बताता हूं कि TS डायग्राम कैसे बनेगा। यहां देखिए, ये आपका TS डायग्राम, ठीक है। ये टेम्परेचर है, ये एंट्रोपी है, ठीक है। ये TS है, बढ़िया। इसका यूनिट क्या है? दिस इज किलो जूल पर केल्विन, स्पेसिफिक एंट्रोपी नहीं है। और ये हमारा क्या है? केल्विन में, तभी तो इसका एरिया केल्विन किलो जूल आएगा। चलो, आपको याद हो तो मैं सिंपली बना दे रहा हूं साइकिल, क्योंकि इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपका 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये ऐसे था, ठीक। और एक और चीज क्या है था कि यहां जो है ना, ये है बच्चा T2 और T3, और यही खुद TL है। और ये क्या है बच्चा? ये है T1 बराबर T4, और यही खुद क्या है? TH। समझ पा रहे हो? अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं। देखो, चीजों को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। ये देखिए, इसमें जो ये वाला है ना, ये देखो, ये वाला एरिया, बोलो, ये वाला एरिया क्या शो कर रहा है? ये वाला एरिया क्या शो कर रहा है? कहोगे सर कि डेल्टा Q बटे T बराबर होता है DS।
किसके लिए? वैलिड फॉर इंटरनली रिवर्सिबल ओनली, दिस इज वैलिड फॉर इंटरनली रिवर्सिबल ओनली। लेकिन इंटरनली रिवर्सिबल क्या? ये तो दोनों रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, इंटरनली बाहर से भी और अंदर से तो है ही। तो यहां से डेल्टा क्यू क्या हो गया? टीडीएस। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर ये वाला है क्या ना, तो मैं कहूंगा कि भाई ये वाला तो क्यूएल है, ये वाला क्या है? क्यूएल है। कौन पूछेगा सर क्यूएल वाला एरिया मुझे बताओ, मैं कहूंगा देखो ये वाला एरिया आपका क्यूएल है। समझ पाए? यही सेम चीज, ये वाला एरिया हमारा क्या है? क्यूएल। और इसकी वैल्यू क्या है? इसका एरिया निकाल लो यार, S3 बराबर S4 और यहां पर क्या है? S1 बराबर S2। तो इसकी वैल्यू क्या है भाई? इसकी वैल्यू है S3 माइनस, ध्यान से समझो, फाइनल माइनस इनिशियल, हीट ऐड कर रहे थे ना, तो मैं लिख दे रहा हूं S3 माइनस S2। चलो, और ये वाला हाइट क्या है? ये वाला हाइट है बच्चा, बोलो TL। तो इसका एरिया क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो ये देख लो। QL की वैल्यू बताओ मुझे। QL आ गया फटाक से TL इंटू S3 माइनस S2। वेरी गुड। कहोगे कि सर ये बता दो मुझे TH क्या है? ये तो QL था ना, यहां से हीट ऐड किया था, यहां पे हीट रिजेक्ट कर रहे हो QH। कहोगे सर QH की वैल्यू मुझे बता सकते हो क्या? यस, काहे नहीं बता सकते? यहां पे देखो, ये देखो, ये होगा बच्चा बोलो ये पूरा यहां से यहां तक, ठीक? ये हमारा 1 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। लेकिन QH क्या है? एरिया पूरे का, पूरा एरिया हमारा QH है, ठीक है? तो पूरा ये वाला एरिया हमारा क्या है? QH। कहोगे कि सर ये QH की वैल्यू बता दो मुझे। QH की वैल्यू देख लो क्या होगा। QH की वैल्यू होगा बच्चा, ये आपका QH है, तो इसका एरिया। कहोगे कि सर देखो इसमें हम यहां पर S2 है और यहां पर S3 है। कहोगे कि सर अब की बार हम यहां से आ रहे हैं, देखो यहां से आ रहे हैं, ठीक है? तो कहोगे कि QH की वैल्यू आ गया, QH की वैल्यू आ गया, देखो इधर जा रहे थे तो फाइनल TH, ये हमारा पूरा हाइट कितना है? ये पूरा हाइट कितना है? TH, तो कह दो TH, ठीक है? कहोगे सर S2 माइनस S3 लिखूं कि S3 माइनस S2? मैं बोलूंगा फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो S2 माइनस S3 लिखो। कहोगे कि सर हीट तो रिजेक्ट हो रहा है ना, हीट क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो आप यहां लिख दो माइनस। क्लियर है? तो QH की वैल्यू क्या आया? QH की वैल्यू आया TH S3 माइनस S2। कोई कहेगा सर ऐसा करो S4 माइनस S1 लिखो। अरे वही बात है यार, चाहे S4 माइनस S1 लिखो, यानी कि S1 माइनस S4 लिख दो, चाहे S2 माइनस S3 लिख दो। क्यों? क्योंकि जो S1 है वो S2 के बराबर है, जो S4 है वो S3 के बराबर। अब देखो QH और QL मिल गया, एक लाइन का काम हो गया, COP निकाल लो। देखो एकदम बच्चों वाला खेल हो गया। अब तो यहां देखिए, ये देखिए QH QL आपको पता चल गया ना, तो बस कुछ नहीं, यहां देखो COP में किसका निकाल दूं? देखो रेफ्रिजरेटर का निकाल देते हैं, रेफ्रिजरेटर का COP निकाल लो। क्या होगा? QL अपॉन QH माइनस QL। बढ़िया। QL की वैल्यू बता दो। कहोगे कि सर TL टाइम S3 माइनस S2। अच्छा, QH की वैल्यू बता दो। QH ये है, ये है। कहोगे सर TH टाइम S3 माइनस S2। बढ़िया। और इधर TL टाइम S3 माइनस S2। देखो यहां कंफ्यूज मत होना यार, इसके जगह पे मैं TH टाइम S4 माइनस S1 भी लिख सकता हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? तो दोनों का मीनिंग एक ही है। अब देखो ये जो टर्म है ना, ये देखो S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2 कैंसिल, बचा कितना? ये बचा TH अपान TH माइनस TL, ठीक है? और मेरे ख्याल से हीट पंप वाला जब करना होगा, कोई कहेगा सर ये बताओ कि नेटवर्क वाला क्या है? नेटवर्क कहां होगा? क्या मैं नेटवर्क बटे मतलब
QL अपान नेटवर्क लगा सकता हूं, लगा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको भी लगा देता हूं नेटवर्क, ये देखो यहां देख लेते हैं, एकदम COP कुछ भी है ही नहीं। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या मैं बोलो QL बटे W नेट नहीं लिख सकता क्या? रिक्वायर्ड इफेक्ट बटे एक्सपेंडिचर कहोगे, ठीक है लिख सकता हूं सर। QL की वैल्यू लिखो, मैंने कहा सर QL की वैल्यू मुझे पता है। QL की वैल्यू देखो यहां पे लिखा हुआ है TL टाइम S3 माइनस S2, तो मैंने लिख दिया TL टाइम S3 माइनस S2। बढ़िया। आप कहोगे सर W नेट वाला बता दो मुझे। अरे यार W नेट क्या है, यहां देखो, देखो W नेट देखो, ये देखो, ये जो एरिया है ना बच्चा, यही W नेट है। ये क्या है? W नेट, नेटवर्क डन। अब लंबाई देखो S3 माइनस S2, ये कितना है? ये लंबाई कितना है? S3 माइनस S2। ये हाइट कितना है? ये हाइट बता दो मुझे। ये है बच्चा TH माइनस TL। बोलो TH इतना है, TL इतना है, तो TH माइनस TL ये तो बचा, तो लिख लो। ये हो गया TH माइनस TL S3 माइनस S2। देखो एक लाइन में आ गया, अगेन आ गया, दिस इज TL अपॉन TH माइनस TL। ठीक है, और भी मेथड्स हैं, जैसे नेटवर्क डन निकाल लो तो भी मैं करवा सकता हूं, बट इट विल नॉट बी यूजफुल, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2-3 मेथड से ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो TL अपॉन TH माइनस TL। ठीक है, तो यहां हमने COP प्रूव कर लिया। और अगर देखो COP रेफ्रिजरेटर का आ गया, COP हीट पंप का आ गया, यहां से क्या आ गया? TH अपॉन TH माइनस TL। एक आपको मैंने डेरिवेशन करवाया था, यहां से ही प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं? COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखो हीट पंप में, रेफ्रिजरेटर वाले में 1 प्लस ऐड कर दो, इसमें +1 ऐड करोगे ना तो क्या बन जाएगा? इधर जाकर TH अपॉन TH माइनस TL बन जाएगा। ठीक है, आप यहां से +1 ऐड करके देख लो, इजिली यहां से आ जाएगा। ठीक है, या कभी कभी ये इस फॉर्म में भी पूछ सकता है कि COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर 1, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। क्लियर है? मेरे ख्याल से सारे एक्सप्लेनेशन आपके हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गए, सारे डन श्योर होंगे। ओके ठीक, चलिए, तो ये चीज हमने प्रूफ करके देख लिया। ठीक है, यहां से हमने प्रूफ करके देख लिया कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ये आया, और हीट पंप का COP जो आया वो आया बच्चा TH अपॉन TH माइनस TL, और इन दोनों में एक रिलेशन भी हमने डेवलप कर लिया। ठीक है, ये चीजें हमने प्रूफ करके देख लिया।